आज जो हीरो हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर दौर में मकबूल तरीन हीरो रहे। उन्होंने तकरीबन 200 के करीब पंजाबी फ़िल्में की, 100 के करीब उर्दू फिल्में की, और वो हमेशा हर हीरोइन, फिल्म साज, डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस पर रहे। और उनकी आवाज़ में ऐसा जादू और सहर है कि कोई राहगीर उनकी आवाज़ सुन ले तो वो अपने घर का रास्ता भूल जाए। वन एंड ओनली जनाब ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, अलमरूफ गुल्लू भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। और आपके पास तो मेरे बारे में सारी मालूमात हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक शौक़ जो मेरा था, और मुझे नहीं पता कैसे डेवलप हुआ शौक़, शायद स्कूल टाइम में फ़िल्में देखने की वजह से हो गया। और फिर रेडियो पे काम शुरू किया। स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, बज़्म तलबा के नाम से होता था। वो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला चलता रहा। रेडियो पे मैंने काम किया, फिर एक दो बहुत अच्छे थिएटर मैंने किए, और इसके अलावा पीटीवी के मैंने ड्रामे काफ़ी काम किए। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैंने काम किया, मॉडलिंग मैंने की। और मतलब आप ये समझे कि कोई शोबा ऐसा नहीं बचा जहाँ मैंने काम नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हर जगह कामयाबी दी। और आपने आवाज़ का ज़िक्र किया था, मुझे भी मैंने बहुत सारे वॉइस ओवर भी किए हैं। और जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि तकरीबन 22-23 साल पुरानी बात है ये, जब एक फ़िल्म बनी थी जिन्ना, कायद-ए-आज़म के ऊपर। जी हाँ। तो उस फिल्म में जो उर्दू वर्जन था वो आपका उसमें आवाज़ मेरी थी। और उन्होंने बाज़ाब्ता ऑडिशन किया था मेरा, और ऑडिशन के बाद उन्होंने वो क्लिप्स भेजे थे हॉलीवुड, बिकॉज़ वो हॉलीवुड प्रोडक्शन थी। वो क्रिस्टोफर ली जो हॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने कायद-ए-आज़म का रोल किया था। तो वहाँ का जो पैनल था उन्होंने उसके अप्रूव किया। और फिर एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, एक डोंकी किंग एक फ़िल्म आई थी अभी, वो भी बड़ी सक्सेसफुल थी। फिर एक टिकटॉक आई थी, कुछ कमर्शियल्स वगैरह हैं, उनका भी वॉइस ओवर मैंने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साइड मूवीज़ हैं, या रेडियो है, या टीवी है, सीरियल्स काफ़ी किए हैं। वेलफेयर के मैंने बहुत काम किए हैं। अमेरिका में जो पाकिस्तान कम्युनिटी है, 14 अगस्त के हवाले से जो आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त के, वहाँ मैंने बड़ा काम किया, वो शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए। और वहाँ पे कुछ इख्तलाफात होते थे, उन सब को मैंने एक जगह किया कि आप लोगों की शनाख्त एक परचम है, तो आप लोग एक परचम के ज़ेर साया काम करें, इख्तलाफात को भूल के पाकिस्तान के लिए काम करें। तो थैंक गॉड उसमें भी कामयाबी हुई। तो जो भी काम अल्लाह ने दिया, फिर मैंने एक क्रिकेट टीम बनाई आर्टिस्टों की, और सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे, बेशुमार मैचेस खेले हम लोगों ने। उससे फिर मैंने वेलफेयर का बड़ा काम किया, सैलाब ज़दगान के लिए काम किया, जो अर्थक्वेक विक्टिम्स थे उनके लिए काम किया, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए काम किया, इंडस्ट्री में मैंने एक वेलफेयर फ़ंड बनाया, पता नहीं क्या क्या मुझे इतना याद नहीं, बहुत सारे काम। अलम आपने कहा कि मेरे पास आपके लिए बहुत नॉलेज है, तो जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती है ना, या उनको याद नहीं करती, वो फिर कौम रहती भी नहीं है। तो हमें अपने हीरो को याद रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं बहुत अच्छी बात आपने की है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि माजी में हमारे जितने भी न सिर्फ फिल्मी हीरो बल्कि एक्चुअल हीरो जो हीरो यस, है वो भी हीरो है, हम लोग भी हीरो हैं। हमने अपने एसेट्स की कदर नहीं की। नहीं करते नहीं हम नहीं अदीब करते। हैं, सहाफ़ी हैं, आर्टिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमने कभी कदर ही नहीं की। हमने उनके वक्त की तो कदर की है कि उसके अगर बाद वो नहीं की। इक़्तिदार में तो हमने उनकी कदर की है, उसके बाद नहीं की। यही वजह है कि आज आप देखें कि हमारे पास दूर दूर तक ऐसे लोग नज़र नहीं आते। अगर आप इस तरफ आ जाएं, अदब की तरफ आ जाएं, हबीब जाले, मुनीर नियाज़ी, फैज़ अहमद फैज़, कती शिफाई, जमीलुद्दीन आली, जोश मलियाबादी, सैफुद्दीन सैफ, तनवीर नकवी, और बहुत से नाम ऐसे।
इसमें मुझे एक और बात याद आ रही है कि हमारे हीरो ज़िंदगी का जो पहिया है ना वो चलता है, कभी अरूज कभी जवाल। Yeah. हीरो हीरो ही रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई ऐसे दिन आ जाते हैं जो सख्त होते हैं, फिर हमें चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हों। लेकिन ये अलमिया है कि बाज़-औक़ात हम टेलीविज़न पर देखते हैं बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जो इस वक्त मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ना हुकूमत पूछती है ना लोग पूछते हैं। और अगर यही हीरो बाहर के मुल्कों में हों तो उनके लिए बहुत सहूलियात हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं आप। बेशक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है। और इसका जो ड्रॉबैक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि रिसेंट पास्ट में जितने भी हमारे हीरोज़ हर फील्ड के जिन्होंने नाम रोशन किया, पाकिस्तान का, मुल्क के लिए भी बहुत उन्होंने काम किया, हमने उनकी कदर नहीं की। और उसकी यही वजह है कि हमें आगे ना आज के दौर में ऐसे लोग नज़र आते हैं, ना इन फ्यूचर हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं। आप देखें भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी। वाकई एक जेन्युइन पॉलिटिशियन, बिल्कुल। लेकिन उस हीरो को किस तरह मार दिया गया। फिर किसी माँ ने फिर दोबारा भुट्टो को जन्म नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल और नहीं। आज अगर हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, लीडरशिप तो बड़ी अहम होती है। अब भुट्टो जैसा लीडर आप कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं? तो ये भी हमारे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका अगर पाकिस्तान को और एटमी ताकत बनाया। उसमें ये देखें 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भुट्टो का गलती हो गई। अब क्या किया जाए? अब इस कौम का क्या करें? 9 जज बैठे हों। मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। वो गलती नहीं थी, ये तो कौम के अलमिया साथ कहते हैं। एक उसके बाद हम खड़े नहीं हो पा रहे। बिल्कुल हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और ये इस वक्त जो ईरान का और अमेरिका का जो तनाज़ा चल रहा है, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस वक्त ज़िंदा होता हाँ, तो यकीन करें कि वो इस मामले को कि ऐसे हल कर लेता। आप ये देखें वो पूरी रिजीम जहाँ से भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट करवाई थी लाहौर में, सबको मार दिया गया। यस, भुट्टो साहब, फैसल, शाह फैसल, अनवर सादात, सद्दाम हुसैन, जनरल कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, ये मेजर थे। ईदी अमीन, ये सबको मार दिया अभी गया। पूरी उस बेल्ट को रिजीम को मार दिया गया, जिनको भुट्टो साहब ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया था। आज आप देखें जो हालात चल रहे हैं, ये बहुत मैं समझता हूँ कि क्रूशल टाइम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कितने इस्लामी मुमलिकतें ऐसी हैं जो खुल के सामने आ रही हैं? आ ही नहीं रही, डुअल पर्सनैलिटी या कोई नहीं आ रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक है। जबकि भुट्टो साहब ने एक शऊर दिया था आपको कि आपके पास बहुत बड़ी पावर है। यस 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 यस, आपके पास इस्लामिक कंट्रीज़ के पास इतनी बड़ी पावर है कि आप इन ममालिक का जो हम एंटी मुस्लिम ब्लॉक है, आप उनका पहिया रोक सकते हो, आप उनकी इकॉनमी को आप रोक सकते हो, तो वो फिर आएंगे आपके पास। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को मनवाओ। चलें, ये तो हो गया ना। अब हम आते हैं आपकी तरफ। आप चूँकि 2 अक्टूबर को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए, जी, कराची किस तरह माइग्रेट किया आपने? सारी फैमिली आ गई या कुछ लोग आ गए? चूँकि आपका तल्लुक महाजर फैमिली से है। और ये भी बताइएगा, कराची में एक दौर ऐसा था कि महाजरों का तूती बोलता था, तो आपने भी वो दौर अल्ताफ़ हुसैन का वो देखा और कभी आपकी उनसे मुलाकात भी हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन यह है कि और दूसरे जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से 76-77 से I'm in लाहौर, तो आना जाना होता था। लेकिन दूसरे जितने भी लोग हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं और रऊफ़ सिद्दीकी साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इनसे है रवाबत। इन तमाम लोगों से मुलाकात रहती है मेरी। लेकिन इस तरह दूसरे लोगों से भी रहती है। लेकिन वो क्या वजूहात थी कि अल्ताफ़ हुसैन का इतना ज़ोर हुआ कराची और हैदराबाद में, उसके एक इशारे पे कराची बंद, कराची खुल गया। आप चूँकि खुद एक महाजर हैं, तो उस हवाले से आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद उसका डिक्लाइन कैसे हुआ? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि आप खुद एक महाजिर हैं, तो मैं उस महाजिर को एक हिजरत करने वाले को हैसियत से मैं देखता हूँ। बट नाउ आई एम पाकिस्तानी। ओके,
वहाँ से यहाँ आने का मकसद ये लेकिन था हम उसको कि हम इस्लाम में हम महाजर कहते हैं जी, आपने माइग्रेट किया। हाँ अपनी माइग्रेट शनाख्त के लिए कहा जाता है हाँ, कि जी आप महाजिर हैं। जी सर। तो बहरहाल उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चूँकि मैं रहता ओके, लाहौर में। आपका वैसे पॉलिटिक्स के साथ इतना तल्लुक नहीं मुझे नो हाउ बहुत कुछ ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है। एज ए पाकिस्तानी आप रखते हैं, लेकिन आपने एक्टिव नहीं हुए मैं पॉलिटिक्स। एक्टिव कभी नहीं चले हुआ। हाँ स्टूडेंट लाइफ में था मैं, ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी के साथ, और मेरे बड़े भाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी के लिए। वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे जतोई साहब, उनके वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। फिर अब्दुल वहीद कटपट साहब एक वहाँ के सीनियर मिनिस्टर थे, उनके वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं और काफ़ी काम किया। तो अभी कुछ अर्सा पहले उनका अच्छा, ये बताएं कि आपने 75 में आप कराची कब आए? कराची जब वहाँ से माइग्रेट किया 57 में। ओके ओके, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, आज के कराची और उस दौर के कराची में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अब कराची में अनरेस्ट है, वो जो एक सुकून होना चाहिए एक शहरी को, जो अमन होना चाहिए, वो अब नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं। वो अमन ख़त्म हो चुका है। क्राइम है, हर तरफ लूट मार है, दहशतगर्दी है। और इसी तरह कराची के साथ साथ बलूचिस्तान का भी हाल है। कल ही मैं अखबार में ख़बर पढ़ रहा था कि 40 अफराद के ऊपर अटैक हुआ जो चागी में काम कर रहे थे, और कुछ को किडनैप करके ले गए और काफ़ी लोगों को मार दिया उधर ही। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो इनको ठीक होना चाहिए। और इस वक्त हमें अपने मुल्क में यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। हम भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के साथ रहें, पाक अफवाज के साथ रहें, और जो कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है हमें करना चाहिए। अच्छा, चूंकि अब आप लाहौर में हैं, काफ़ी अरसे से हैं, अगर आपको ये कहा जाए कंपैरिजन करें आज का लाहौर और आज का कराची, तो उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? लाहौर में तो इम्प्रूवमेंट हुई है बिलाशुबा, यहाँ तरक्की भी बहुत हुई है, और जो मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाना चाहिए आवाम को वो हो रहा है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, माहौल बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई, यू मीन्स के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, टोटली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। वेर इज़ कराची में आप देखें तो सबसे बड़ा इशू जो है वहाँ पे तो पानी का इशू है। मतलब पानी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और सबसे बड़ा इशू पानी का है। अपने ये मुल्क में हमें पानी खरीद के पीना काफ़ी अरसे से ये पीपल्स पार्टी के कई पास सालों से, आज से नहीं, काफ़ी, लेकिन वो पानी का अभी तक मसला हल नहीं कर सके। ये क्यों नहीं हल सके? ये एक पॉलिटिकल इशू है। तो इसको तमाम वो जो हालांकि उनको प्रेसिडेंट की भी सपोर्ट हासिल है। हाँ, लेकिन जो सिंध में हुकूमत कर रही है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, चारों सूबों की जिम्मेदारी है। एक सूबा अगर इस तरह है तो बाकी 3 को सपोर्ट, कोई भी सूबा हो, ठीक है, बाकियों को मिल के, ये एक वफाक की ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो सूबे को ठीक करें। पानी का मसला क्यों नहीं हल हो रहा? जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि ये पानी का मसला हम हल करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लोग प्यासे मर रहे हैं, बूढ़ी ख़वातीन। मैंने देखा है, चूँकि जमशेद साहब मैं आपको बताऊँ, जब शूट वगैरह के लिए जाते हैं तो लोग बैठे होते हैं हाथों में बाल्टियाँ लिए हुए, बूढ़ी ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, ज़ईफ़ लोग भी हैं। ये जी 4 बजे नलके में पानी आएगा, वो लाइन में लगे हुए हैं, वो आधे घंटे के लिए पानी आता है, किसी को आधी बाल्टी पानी मिलता है, किसी को थोड़ा सा पानी मिलता है, वो बेचारे उसी में गुजारा करें। लेकिन ये इन मसलों को हल कौन करेगा? अच्छा जी, अब आप कराची टीवी पर कैसे आए? आपके मुतालिक भी तो कुछ बातें करें ना। कराची टीवी पर कैसे आए, और आप कराची टीवी के एक सुपरस्टार भी बन गए? टीवी पे जाने के लिए मैं 6 महीने टीवी के गेट के बाहर खड़ा रहा। मैं अंदर जाना चाहता था, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसी तरह कराची में एक ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो हुआ करता था। मैं अंदर जाना चाहता था तो वो गेट के ऊपर रोक दिया करता था कि आप नहीं जा सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल टाइम के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो बहरहाल फिर ये होता था कि मैं और मेरे दोस्त जो थे वो पिछली दीवार से कूद के जाते थे टीवी के अंदर, स्टेशन के अंदर? नहीं, ईस्टर्न स्टूडियो। ओके। बहरहाल फिर लिंक्स निकल गए। मेरे एक दोस्त के बड़े भाई थे, महराज नाम था उनका,
तो वो एक्शन वगैरह सीखने के लिए जाते थे। हमीद अंसारी साहब वो एक्शन के डायरेक्टर थे, फिर वो मेरे उस्ताद बन गए, उन्होंने मुझे एक्शन सिखाया सारा। तो वो फिर मुझे अपने साथ लेके जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से ताल्लुकात बनते गए। तो उस ज़माने में मैं फिर जब गेट पर खड़ा होता था, मैं देखता था कि वहीद मुराद साहब आए, गेट पर उन्होंने हॉर्न बजाया, गेट खुला, कभी मोहम्मद अली साहब आए, कभी नदीम साहब आ रहे हैं, कभी मुख्तलिफ हीरोइंस आ रही हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सबको मैं देखता था, शीशे में से झांके देखता था उनको। तो उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में आ गया तो ये सब मेरे लिए ऐसे हो गए जैसे मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो कभी मेरे घर पे बहुत होती थी पार्टीज और गेट नहीं, आप टुगेदर। अब लाहौर उस कराची टीवी तक अभी रहें कि वहाँ पर आपको पहला काम, पहला ड्रामा किस तरह मिला? मुझे पहले तो सबसे पहले पीटीवी पे, सबसे पहले रेडियो बज़्म तलबा, और उसके बाद जब मैं कमर्शियल प्रोग्राम्स की तरफ गया तो मुझे उन्होंने फ़ेल किया। फिर जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका गया तो वॉइस ऑफ अमेरिका में हसन साहब होते थे, उन्होंने थोड़ा सा ऑडिशन किया, मेरा एक पेज दिया था मुझे पढ़ने के लिए। अभी मैंने 3-4 लाइनें पढ़ी तो उन्होंने टेबल पर हाथ मार के ओके बस छोड़ दो, आगे नहीं पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे एक प्रोग्राम दे दिया नरेशन का, तो वो मैंने किया। वो अमेरिकन एम्बेसी में रिकॉर्ड होते थे, अमेरिकन कॉन्सुलेट में होते थे, अच्छा, कराची में? कराची, वॉइस ऑफ अमेरिका जहाँ मैरियट होटल नहीं है उसके साथ ही वो। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी की, और फिर उसके अलावा 2-3 थिएटर्स किए। फिर मेरे दोस्त जो थिएटर पे करते थे काम, और बहुत अच्छे थिएटर, जैसे आज़ादी के मुजरिम या निज़ाम सक्का ज़हूर अहमद साहब का था, वो किया था। और उसके बाद फिर वो मेरे थिएटर के जो दोस्त थे वो मुझे टीवी ले गए। तो इनिशियली तो मुझे बड़े छोटे छोटे से रोल मिले, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं ज़हनी तौर पे मैंने कहा कि ये मेरा वो लर्निंग प्रोसेस है मेरा, वो मैं सीखता रहा और समझता रहा काम को, जो उनकी टेक्निकलिटीज़ थी उनको मैं समझता रहा, और उस चीज़ ने मुझे बहुत पे किया। फिर तो कासिम जलाली साहब का एक प्ले था, उसका नाम था कितनी आँखें कितने ख्वाब। तो वो प्ले देखा फिर शबाब करवानी साहब ने वो प्ले उन्होंने। अच्छा, उन्होंने आपको अपनी फिल्म मेरा नाम मोहब्बत के लिए मतलब कॉल की या लाहौर बुलाया कि जी आपको मैं इस फिल्म में आपने काम करना है, तो वो थोड़ा सा वो सीक्वेंस बताएं कि किस तरह बात हुई? अच्छा, वो जब प्ले मैंने किया कितनी आँखें कितने ख्वाब, तो मुझे मैसेज मिला कि शबाब साहब ने मुझे ऑफ़र की है। तो उसी दौरान मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। मेरे ग्रुप के जितने भी दोस्त थे वो अमेरिका चले गए थे, तो वो मुझे कहते थे कि तुम भी आ जाओ अमेरिका। अच्छा, मुझे भी होता था कि टीवी पे अगर मेजर रोल भी आप कर रहे हैं तो आपको 400-500 रुपये का चेक मिलता था। नो डाउट कि वो सस्ता दौर था, लेकिन मैं और मेरे फैमिली में जितने लोग, हम सब खुले हाथ के लोग, खर्चे बढ़े। तो मैंने कहा नहीं ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर जब वो प्ले चला तो शबाब साहब का मैसेज मुझे मिला एवरीडे पिक्चर्स के थ्रू। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उस ज़माने में जमशेद साहब फिल्म नहीं चलती थी किसी की, किसी भी नए हीरो की फिल्म नहीं चलती थी। मुझ पे ख़ास अल्लाह की ब्लेसिंग हुई कि वो फिल्म हिट हुई, तो मैं चल पड़ा। वो दौर था जब मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब, पंजाबी फिल्म सुल्तान रही साहब, यूसुफ खान साहब, हबीब साहब, एजाज साहब, तो वो फिल्म ही नहीं चलती थी किसी की। तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, मैंने कहा अगर फिल्म नहीं चली तो मेरे लिए तो बड़ा मसला होगा। तो शबाब साहब ख़ुद कराची आए। अच्छा, मेरे साथ उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहो, अगर खुदा ना खास्ता फिल्म नहीं चलेगी तो मैं आपको भेजूँगा अमेरिका, आप फिल्म के आर्टिस्ट हो, आप चलोगे, आप करो काम, ठीक है, आप आओ। मैं आ गया। फिर 2 मूवीज़ थी मेरी, एक इंसान और फरिश्ता और एक थी शिकवा। उन 2 फिल्मों के जब रश प्रिंट शबाब साहब ने देखे तो वो देख के वो बहुत इंस्पायर हुए। वहाँ उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे मेरा नाम है मोहब्बत में कास्ट करेंगे और बाबरा को कास्ट करेंगे। बाबरा उस वक्त इस्टेब्लिश थी? नहीं, बाबरा ने उससे पहले फिल्में की थी, लेकिन मेजर रोल में नहीं थी, सपोर्टिंग रोल्स में थी वो। ठीक है, या कमर्शियल कर रही थी? हाँ, कमर्शियल भी किए थे उन्होंने,
और टीवी सीरियल भी किया था। मैंने और बाबरा ने एक टीवी सीरियल भी किया था ठीक है। जी। तो फिर बाबरा कास्ट हो गई मेरा नाम मोहब्बत में, बस वो बनती रही हंसते खेलते। अच्छा, ये जब फिल्म रिलीज होती है तो एक आधा हफ्ता आवाज़ आई, लोगों का ख्याल था ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। यस, और उसी के बाद इसी फिल्म ने कामयाबी की एक नई तारीख रकम की। तो इसकी नाकामी की क्या वजूहात आप समझते हैं? राइट यार। पहले 4 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, ये 4-5 दिन ऐसे थे जहाँ पे ये हुआ कि फिल्म फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप हो गई, ओके। फिर ट्यूसडे से फिर फिल्म ने राइज करना शुरू किया। और वो फिल्म फिर ऐसे चली है कि रिलीज़ के 10 दिन के बाद शबाब साहब ने मुझे एक तस्वीर दिखाई। हाँ, ये फिल्म लगी थी लाहौर के गुलिस्तान सिनेमा में। ठीक है। तो उनके जो स्टिल फोटोग्राफर थे वो गए वहाँ, उन्होंने तस्वीर बनाई। टॉप शॉट जो होता है, ट्रैफिक ब्लॉक था वहाँ पे। अच्छा। और गुलिस्तान सिनेमा जो है बहुत बड़ा, उसका वो पार्किंग लॉट है वो। आई नो गुलिस्तान सिनेमा। तो लोग ही लोग थे वहाँ पे, मतलब यू कैन से दैट वाज मेगा हिट। नहीं, लेकिन पहले 4 दिन में आपको ये खबर तो मिली ही होगी कि गुल्लू साहब की फिल्म उड़ गई। फिर आपके क्या व्यूज थे? उन 4 दिनों की फीलिंग बताएं। वो उसमें ये था कि जब ये हुआ कि फिल्म नहीं चली शुरू के 3-4 दिन, तो दूसरी साइड पे ये था कि रिलीज से पहले मेरे पास कोई तकरीबन 10-15 फिल्में थीं। तो मैंने कहा चलो अगर ये नहीं चल रही है कोई और चल जाएगी। लेकिन उसमें ये था कि उसमें 2 हीरो होते थे, जैसे अल्लाह करी के रहमत करे मोहम्मद अली भाई है तो मेरे फादर बने, या मेरे ये बड़े भाई। सोलो ये आपकी फर्स्ट फिल्म थी? सोलो ये मेरी बड़ी फर्स्ट फिल्म थी। हाँ। और इदारा भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और उसके अलावा जो सोलो फिल्में थी मेरे पास, तो वो भी आधी आधी बनी थी। तो फिर ये हुआ कि जब फिल्म चली है। नहीं, क्यों चली फिर ये बताएं। जब नहीं चली अच्छा, पहले 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर उसकी जो पब्लिसिटी होती है कि नहीं फ्लॉप है, तो वो फिर आगे फ्लॉप ही चली जाती है मोस्टली। लेकिन ये बहुत कम होता है कि वही फिल्म दोबारा कम बैक करे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस दौर में मल्टी स्टार सिस्टम बहुत था और बड़ी कास्ट की फिल्में होती थी। बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जो मुझे याद है जिसमें तीनों हीरो होते थे। जब जब फूल खिले, शमा, फूल मेरे गुलशन का, वो इस तरह की जिसमें तीनों हीरो हैं, तो लोग उसके आदी हो गए थे। फिर ये था कि वो दौर ऐसे था कि एक अखबार होता था, मशरिक़ अखबार और नवाए वक्त, तो 6x8 इंचेस का इश्तिहार होता था बस। तो उसमें लोगों ने देखा कि स्टार वैल्यू नहीं है, कोई कास्ट ही नहीं है इसके अंदर, इसको क्या देखा। अच्छा, दिस इज द रीजन। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन। बट लेटर ऑन वर्ड ऑफ माउथ, या क्यों यार, देखिए नो फिल्म जी, बड़ी कमाल फिल्म है जी। यस ते यस। मुंडे ने भी कमाल किया था, कुड़ी ने भी कमाल कर देता, यू नो। वो फिर पब्लिक की आवाज़ जो होती है ना, वो चलिए तो फिर वो चलिए। अच्छा, ये बताएं कि चाइना में इस फिल्म को इतनी कामयाबी मिली, इसकी क्या वजह थी? और आपका वहाँ सुना है स्टैचू भी बनाया गया था? जी, स्टैचू भी है मेरे पास, फ़ोन में भी है, आपको दिखाऊंगा भी। और चाइना के जो पोस्टर हैं वो भी है। वहाँ क्यों चली? वहाँ तो डबिंग हुई और उनकी लैंग्वेज में हुई, लेकिन उनको इस फिल्म में वो क्या कोई अपनापन नज़र आया या उनकी कोई स्टोरी थी इस तरह की कोई मिलती जुलती? चाइना के जो लोग हैं ना, बड़े लविंग और बड़े इमोशनल हैं। ठीक है। मैं गया हूँ चाइना, यस, ठीक है। ये जिंगचांग इनका एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल है उड़ुमची। ठीक है। बेइंतहा लविंग है और आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। और मुझे उन्होंने होटल के उस स्यूट रूम में ठहराया जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन को ठहराया था। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ हीरो ऑफ मेरा नाम मोहब्बत। हीरो ऑफ मेरा नाम है मोहब्बत। दिस इज गुलाम मोहिउद्दीन। यस। वाह। और इस बात के गवाह मैं खुद नहीं कह रहा, हसन जहांगीर एक सिंगर हैं कराची के, वो भी शो में मेरे साथ थे, तो वो भी बताते हैं मीडिया में अक्सर कि गुल्लू भाई को वहाँ पे ठहराया था और बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे की। यानी सो मच सो कि जब लोग मिलने आते थे तो मैं निकल जाता था, शॉपिंग पे चला गया, कहीं चला गया, तो लोग मायूस लौट जाते। तो फिर मैंने बाज़ाब्ता वहाँ के जो रेडियो थे
और दूसरे मीडिया के लोग, उनको मैंने कहा कि मैं भी 4-5 दिन हूँ, मैं सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नीचे लॉबी में रहूँगा, जिनको मिलना है लोग आते जाएं मिले मुझसे। वो पन्ना लोग आ गए, चाइनीज़ आते थे, मिलते थे, तस्वीरें बनाते थे। और जब मैं मॉल में जाता था तो वहाँ पे भी लोग मिलते थे। 3-4 ख़वातीन तो ऐसी थी जिन्होंने अपने कान की बालियाँ उतार दी, हाथ की अंगूठियाँ उतार दी, वो मुझे उन्होंने गिफ्ट कर दी। बूढ़ी ख़वातीन थी, वो मुझे गले लगाएं, मुझे प्यार करें, इतना प्यार दिया इसका उन्होंने। मतलब था कि कोई उनका ना यहाँ कुछ इस फिल्म में उनके अंदर की कोई आवाज़ थी जो मेरा नाम मोहब्बत में उनको नज़र आई। वो नज़र आई। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इमोशनल है वो लोग भी, या तो वो उसका जो सेकंड हाफ था उसमें इमोशनलिज्म बहुत ज़्यादा था, बहुत रोना ज़्यादा था। पीटना। मतलब मैं समझता हूँ कि मोहब्बत की इंतहा जो थी वो सब कॉन्टिनेंट में मैंने किसी और फिल्म में नहीं देखी, वो उस फिल्म में थी। नहीं, उस फिल्म ने तो फिर आपको फिर वो, अच्छा ये बताएं, चूंकि आप अक्टूबर में पैदा हुए तो ये लिब्रा है आपका। लिब्रा, यस। ये लोग तो, मेरा भी वैसे ये लिब्रा ही है आप भी लिब्रा है? या, अच्छा। लेकिन मुझे वो मौके नहीं मिले जो आपको मिले। मिसाल के तौर पर आप लिब्रा हैं, हाँ जी। फिल्म की शूटिंग बाबरा शरीफ के साथ चलती रही। बाबरा भी तो एक सुपरस्टार है ना, जी जी। तो आपके अंदर वो आशिक मिजाजी डेवलप हुई कि मैं बाबरा से भी सच्ची सच्ची मोहब्बत कर लूं? नहीं, वो आशिक मिजाजी इसलिए डेवलप नहीं हुई कि ड्यूरिंग शूटिंग मुझे लगता था कि ये लड़की नहीं है, लड़का है। वो इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस हमारी रही थी, अब भी है। वो भी जो दिल की बातें होती हैं मुझसे शेयर करती है, मैं भी करता हूँ उसके साथ। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। लेकिन एक ये उस वक्त होती हैं सारी चीज़ें कि जब थोड़ा सा आप में तकल्लुफ़ हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, कभी यूँ देख लिया, फिर उसने नहीं देखा तो इसमें तो और आसानी पैदा हो जाती है कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो तकल्लुफ वाला चक्कर ही आपके पास साथ नहीं था, वो डायरेक्ट हो गए थे इस हवाले से। लेकिन वो फीलिंग दोनों में डेवलप नहीं हुई, सिंपल आप ये कह सकते हाँ, हैं। वो डेवलप नहीं हुई है। और मैं ऑलरेडी कमिटेड था कहाँ पर? एक जगह जिनसे मेरी शादी हुई, तो उस तरफ जहन ही नहीं गया मेरा बाबरा की तरफ, ना उसका जहन मेरी अच्छा, तरफ आया। आपका वैसे ना कभी स्कैंडल भी नहीं सुना या आपका या नदीम साहब का, तो लेकिन नदीम साहब तो छुपे रुस्तम है। अच्छा चले चले जो लेकिन आपका भी नहीं सुना कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कभी शाहिद साहब का कभी कोई जूठा पानी पी लेना सीख थोड़ा जा, तो वो काफ़ी मशहूर हुए लेकिन ने दो आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ, इन दोनों के टेंडर निकले हैं स्कैंडल से, एक जावेद शेख और एक शाहिद साहब का। या इन दोनों के टेंडर। अच्छा, इन दोनों में से आप नंबर 1 किसको कहेंगे इस हवाले से? इसके लिए तो कोई ज्यूरी बिठानी पड़ेगी, वही फैसला करेगा। वैसे दोनों ही टॉप पे हैं। दोनों टॉप हैं, दोनों Yes, टॉप हैं। लेकिन yes. ये है कि मतलब जो हीरोइंस थी जितनी भी मेरे दौर की, अब तो सबने काम छोड़ दिया, ना काम है ऐसा। तो उनसे मेरी सबसे बड़ी फ्रैंकनेस थी। घर आना जाना था मेरा, मेरे घर आना जाना था। जैसे बाबरा हो गई, नीली, नादरा, अंजुमन और रीमा, उसके बाद फिर सायमा आई हैं, उनके साथ भी फिल्में की हैं हम लोगों ने। तो आपकी इनमें पसंदीदा हीरोइन कौन सी थी, जितने भी आपने नाम लिए, जिसके साथ आपको काम करके थोड़ा सा मज़ा आता था, या आप चाहते थे कि यार मेरी फिल्म में ये हो, कंफर्ट फील करते थे? मैं अगर इसका जवाब दूं तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने डिप्लोमेसी की है। नहीं नहीं, करनी भी नहीं, ठीक है ना, ज़रूरत भी नहीं। हाँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी हीरोइंस थी मेरी, इनके साथ बहुत फ्रैंकनेस थी। तो जो भी होती थी मेरे साथ, बाबरा है, अंजुमन है, नीली, नादरा, रीमा जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हीरोइन थी, फिर नरगिस ने भी काफ़ी काम किया कुछ फिल्मों में, मदिया शाह ने भी काम किया, फिर मुमताज़ हैं, निशो हैं, तो इन लोगों ने भी काम किया। तो सभी के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि ये इनमें से काफ़ी हीरोइंस वो थी जो ऑलरेडी मैरिड थी,
तो उस तरफ तो मैं न देख सकता था ना उन्हें देखना, ना मेरा जहन ऐसा था। मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही जमशेद साहब, काम। मैंने अपने काम को प्रायोरिटी दी, और ऑलरेडी जो जहाँ मेरा जहन था, जो मेरी लाइकिंग थी, वहीं मैंने शादी की है। जबकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये फिल्म हिट हो गई है, अब गुल्लू की और बाबरा की शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल अब मिलते हैं एक अच्छा दूसरे को। चलें, ये तो होगी ना आपकी साइड पे, जितने भी आपने नाम लिए हैं उनमें से कोई किसी एक ने भी आपको चाहा हो और आपको फील हो कि यार ये मुझे चाहती है, ये मुझे मैं पसंद करती है, लाइक करती है, शादी करना चाहती है? हाँ, वो एक दो थी ऐसी। नाम तो बता ही दें तो कोई हर्ज नहीं। नहीं, नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है? नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने अच्छा, चलें। इजहार ख्याल, इज़हार मोहब्बत कह लें इसको। इजहार मोहब्बत भी कह सकते हाँ, हैं। इज़हार आप मोहब्बत भी है। चूंकि लिबरा है, आप भी जरा रोमांटिक मैंने तो कहा ना कि मुझे अगर ऐसे मौके मिलते तो शायद मैं हाँ, आपसे आप मेरा कोई स्कैंडल होता। हाँ, तो वो मुझे कभी उन्होंने इजहार मोहब्बत किया और इजहार प्लानिंग क्या करना है, 2-3 ने सिर्फ। हाँ, तो मैंने उस वक्त चूँकि सेट पे होते थे ना काम, मैंने कहा ना आपको, मैं हमेशा काम में होता, अभी मैं हमेशा काम में रहता हूँ। तो वो जो एक आपकी एनर्जी लेवल और जो एक आपका इंटरेस्ट होता है काम में, वो अभी तक है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर मैंने उनको जब ज़रा इग्नोर किया तो किसी थर्ड पर्सन ने मुझे आके वो मैसेज कन्वे किया कि उन्होंने आपसे बात की थी, तो वो कह रही थी कि मुझे को प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं यार, वो उधर ही रहना दो उनको, उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ना मैं चाहता हूँ। ठीक है, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी एक हीरोइन के साथ ज़्यादा काम करें तो ज़ाहिर है शूटिंग्स पे भी साथ जाना, ट्रैवल भी करना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, एक ही फ़्लाइट पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो देखने वाले तो यही कहते हैं और लो जी कोई चक्कर है, यू नो। अच्छा, आपके ये 4-5 हीरो, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद और सुल्तान राई, ये टॉप के हीरो थे। आपको इनमें सबसे आपका फेवरेट कौन था? मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि वो कुछ अरसे इतना सा काम करके अब इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि क्या ये रोल जो है ये इस हीरो को सूट करता है। अगर वो कैरेक्टर उस हीरो को सूट नहीं करता तो परफॉर्मेंस तो अच्छी करेगा वो, लेकिन वो कैरेक्टर, जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, डेफिनेटली आपको पता होगा, और मैं हमेशा वही मिसाल कोट करता हूँ कि जैसे आग का दरिया एक फिल्म थी मोहम्मद अली भाई की, जिसमें डाकू बने थे, और उनके लिए लोग कहते हैं, इंडस्ट्री के लोग, अगवाम भी, कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे वो लगे हैं डाकू के रोल में, वो कोई और नहीं लगा आज तक। बहुत से लोग डाकू बने, लेकिन वही कैरेक्टर अगर वहीद मुराद साहब को दिया जाता तो वो नहीं अच्छी लगती। मैंने उनके रोल या कैरेक्टर की बात नहीं की। एक होता है ना, लाइकिंग होती है कि यार ये या इस तरह कर लें आप। अच्छा, अगर आप इंडिविजुअली पूछते हैं तो हाँ, इंडिविजुअली अगर आप पूछें तो मुझे मोहम्मद अली भाई और वहीद साहब। वहीद साहब का एक लोगों को क्रश और फीमेल्स में उनकी लाइकिंग, मेरा ख्याल है अभी तक इस तरह की लाइकिंग किसी और हीरो के, बिल्कुल, जो स्टारडम वहीद साहब का था और आज भी है। आज भी है। और ये तो टेक्नोलॉजी आ गई है, यूट्यूब चैनल हो गए, चैनल्स हो गए, ये वो सारे लोग, उनका जो था ना कमाल वहीद साहब का, वहीद साहब जैसा फिर कोई नहीं आया। लेकिन उनके अरूज के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अरूज भी देखा और थोड़ा सा जवाल भी देखा। हाँ, और वो जवाल की नज़र भी हो गए। देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं ये समझता हूँ कि मैं वहीद साहब से बहुत जूनियर हूँ, लेकिन आपकी एसोसिएशन, बातचीत, मिलना जुलना सब कुछ था। हाँ, सब कुछ था, मिलना जुलना, घर आना था एक दूसरे के, मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाता था। बल्कि वेरी फर्स्ट टाइम मैं आपको बड़ी मज़े की बात सुनाऊँ कि मोहम्मद अली भाई ने एक दिन मुझसे पूछा कि तेरी वहीद के साथ कोई टेंशन है? अच्छा। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं। हाँ। मैंने कहा मेरे सीनियर है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। चुप कर गए। अली भाई के घर पे बैठा था, हंसने लगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे परसों वीदू, वहीद मुराद साहब को वीदू कहते, तो कहने वीदू आया था, मुझे कहने लगा ये इसका
क्या मसला है गुल्लू का? मुझे अच्छा ये बताइए, गुल्लू क्यों आपको कहते हैं? वो मैंने टीवी प्ले किया था, अच्छा उसमें गुल्लू कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर था, वो हिट हो गया प्ले, हाँ, तो आप लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, सब वो ने। बात चलता अच्छा रहा। चलें, अब उधर तो आते हैं। मैंने कहा क्यों? कह लेंगे नहीं, वो मुझे कह रहा था कि यार ये बड़ा खामोश खामोश सा रहता है, ये वो। प्राउड सा रहता है, हाँ मतलब उनका यही था। हाँ, कि मैं भी बड़ा खामोश सा रहता हूँ। तो कह लेंगे नहीं, उससे मिला करो, तुम्हारा बड़ा है, तुम्हारा सीनियर है, अच्छा खुद मिला करो। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं मिलूंगा, ज़रूर जाऊंगा। और मैं जाता था, उनको मिलता था, सलाम दो करता था, लेकिन बाय नेचर वो बहुत रिजर्व थे और बहुत नफीस इंसान थे वो। फिर उस वाक़े के कुछ अरसे के बाद वही साहब मुझे एवेन्यू स्टूडियो मिल गया। हाँ हाँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा जी क्या बात है, तुम इतना चुप चुप क्यों रहे, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहे? तो मैंने कहा भाई साहब, मैंने दो एक दफ़ा आपको सलाम किया, आपके नज़दीक आया, आपने जवाब तो आप आगे चले गए, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बुलाया ज़रा। कहना तुम पागल हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत फहमी। तुम कब फारिग हो? कल फारिग हो रात को? मैंने कहा नहीं। फिर कब हो? तो अमूमन मैं ये करता था कि सैटरडे इवनिंग में फारिग रखता था, ठीक सभी है, रखते थे। ठीक है। वो कभी मेरे घर पे गेट टुगेदर है, कभी किसी और के घर में। तो कहने लगे सैटरडे को? मैंने कहा सैटरडे को मैं फारिग। कहने लगे सैटरडे को मेरे पास आओ तुम घर पे, हम बैठेंगे, खाना वाना हम लोग साथ खाएंगे, वो हम दोनों ही होंगे और कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चला गया गुलबर्ग उनके घर पे, अली भाई के घर के पीछे उनका घर था। मैं गया हूँ, बैठे, हमने खाना, वेरी सिंपल मैन, ज़मीन पे बैठ। कहने लगे यार मैं तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ। मैंने कहा मेरे, और वो भी लिबरा थे। अच्छा अच्छा, एक और मैं आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज़ बताऊं कि मेरी और वहीद मुराद साहब की डेट ऑफ बर्थ एक ही है। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, साल का फ़र्क है लेकिन डेट ऑफ बर्थ ओके है। ओके। मैंने कहा भाई साहब मैं भी इसी तरह हूँ, मैं भी ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ, और ये फैक्ट है। तो कहने लगे फिर आ जाओ, बैठ जाओ। फिर हम ज़मीन पे बैठ गए उनके ड्राइंग रूम में, जो सेंटर टेबल होते उसमें हम लोग खाना वाना खाया, काफ़ी देर बात होती रही। फिर मुझे कहने लगे कि यार हम लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए, ये वो उस तरह। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने एक टीम बना दी है क्रिकेट। कहने लगे हाँ मुझे पता है, और वही साहब खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, नदीम साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर, वेरी गुड ऑफ स्पिनर। अच्छा वही साहब मीडियम फास्ट बॉलर, इकबाल हसन साहब बहुत अच्छे बॉलर थे। अच्छा। फिर उसके बाद ये लोग आ गए, शान, मोहम्मद राना, जावेद शेख, सलीम शेख, सऊद, अरबाज खान, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो बहरहाल वो मैं बात कर रहा था, फिर वही साहब से मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर मैंने उनको मैच से बुलाया, मैचेस खेलने शुरू किए, और हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया। वहीद मुराद साहब ना, मैं भी उनको ना बहुत पसंद करता था, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी में ना इनके साथ मिलूं, बातचीत करूं। एक मौका ऐसा भी आया कि मैं उनसे कोई 10 कदम दूर था। अच्छा। वो बैठे हुए थे किसी के साथ ना, बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा आज इनसे मैं मिल लूँगा, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं थी। मैं डायरेक्ट चले जाता, मुझे रोकता भी कोई ना। मैंने इतना ज़ोर लगाया अपने आप को, इतना ज़ोर लगाया कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे हाथ मिला लूं, लेकिन मेरी में हिम्मत नहीं पड़ी, मैं नहीं जा सका। इनका इतना मुझे वो, इनका उस वक़्त आप कह लें, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि उनके फेम से आई कान, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सका, हालांकि बिल्कुल करीब देखा है आपने उनको? इतने इससे ज़्यादा थोड़ा सा फासला अच्छा। था। लेकिन मैं मतलब मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके पास जाकर बात करूं। छोटा था, लेकिन मैंने कहा इतना बड़ा स्टार में है कि हाँ, होता है, कुछ लोगों से अगर मुलाकात नहीं हो तो एक मलाल दिल में रह जाता आपके। आपकी इस बात से मुझे आया कि मरियम नवाज़ ने फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोगों को फ़ंड दिए हैं कि आप अच्छी फिल्में बनाएं। तो आप ये बताएं कि आपको भी वो फ़ंड मिला, या जिनको मिला है वो क्या अच्छी फिल्में बना लेंगे? आई एम थैंकफुल टू मोहतरमा मरीम नवाज़। कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के लिए किसी भी शोबे के लिए अच्छा काम करता है, मुझे खुशी होती है, मैं एडमायर करता हूँ। और मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ को मैंने पूरा वीडियो वायरल किया था, उनका शुक्रिया अदा किया था। कुछ मिनिस्टर्स के थ्रू मैंने उनको शुक्रिया का पैगाम भेजा। तो उन्होंने वो इंडस्ट्री जो हमारी शनाख्त थी, ख़ास तौर पे हमारी पंजाबी फिल्में, तो इनकी बहुत ऑडियंस है, और उन पंजाबी फिल्मों को ना सिर्फ पाकिस्तानी,
बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी देखते हैं। तो वो इंडस्ट्री उन्होंने दोबारा बहाल कर दी है। तो उससे मुझे भी फंड मिले तो मैं भी एक फ़िल्म बना रहा हूँ। अच्छा, आप जो फिल्म बना रहे हैं उसी जी। फंड की वजह से शुरू की आपने फिल्म? जी, वो फंड्स मिले अच्छा, आर्टिस्ट। आप जो फिल्म बना रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर भी आप ही हैं? मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। निगार अवार्ड आपको 7 मिले हैं? 7 या 8 हैं, 8 हैं मेरे ख्याल है। और 2 मेरे प्रेसिडेंट अवार्ड हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एक तमगा इम्तियाज़ है। एक जरदारी साहब ने दिया और एक मुझे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और मुझे हॉलीवुड से भी मुझे मिला है अवार्ड। और निगार अवार्ड है, बहुत सारे ग्रेजुएट अवार्ड है और दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स हैं। कोई दौर ऐसा भी आया कि कोई पैच ऐसा आया जिसमें आपको लगा कि फिल्म वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? कोई इस तरह का पैच आया आपकी ज़िंदगी में? मे बी मोर देन दैट, 10-12 साल से ज़्यादा हुआ मैंने नहीं किया काम। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बड़े अरूज पर भी रही, यस। लेकिन इंडस्ट्री बंद भी हो गई, स्टूडियो भी बंद हो गए, फिल्में, सिनेमा सब कुछ बंद हो गए। इसकी तबाही की वजह क्या आप समझते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुख्तसर 2 तो 3 बताते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लोग, देखें, इदारे हमेशा अफराद से बनते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की रज़ा है कि 15-20 साल के अरसे में 99% लोग इंतकाल कर गए। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, पोइट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, कैमरामैन, एडिटर, तमाम शोबों के लोग, ठीक है। स्टंटमैन, एक्शन के डायरेक्टर, ये सारे लोग। और सेकंड लाइन हमारे पास होती नहीं है किसी भी शोबे में। तो एक तो ये ड्रॉबैक था कि लोग मरते गए। दूसरी साइड पे सिनेमा हाउसेस टूटते गए, प्लाजे बनते गए। तीसरी साइड पे वीसीआर को नेशनलाइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया गया, तो घर घर वीसीआर चलने लगा। चौथी बात ये कि हमारी फिल्मों का मेयार ख़राब होता गया। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। इन तमाम चीज़ों ने मिलके ये किया। अब जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपको काम नहीं मिला है, क्या वजह? मिलता था काम, मैं छोड़ दिया करता था, लेकिन मैं सीरियल्स करता था। आपके खुशी के लम्हात क्या हैं? मतलब कहाँ, कब आप बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, या आप फील करते हैं यार ये आई लव दिस टाइम? जब कोई कामयाबी मिले, ठीक है। और कोई मुश्किल घड़ी गुजर जाए। आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। सवालात तो अभी बहुत थे, लेकिन आपने इतनी अच्छे तरीके से वो मेरे तमाम सवालात का जवाब जो मैं करना चाह रहा था, बहुत सारे सवालात का जवाब आपने बीच में दे दिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत वक्त दिया। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, और शोबिस से हट के भी जो आपने जो बातें की हैं वो भी बहुत अच्छी की हैं आपने बातें, और मेरा ख्याल है मैंने भी मुनासिब जवाब दिया हुआ उसका। नहीं, मुनासिब से भी बहुत अच्छे यार आपकी, चूँकि आपकी आवाज़ में जो बात है ना, वो आप जो मर्ज़ी बात करें, चाहे वो किसी को बुरी लगने वाली भी हो, लेकिन आपकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि वो ही बात अगले को जाके मीठी लगती है। अच्छा, मेरी बीवी ने आहिस्ता बात किया, और तुम क्यों पक पक करते रहते? मैंने कहा क्यों, आवाज़ देखो तुम्हारी। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं अल्लाह ने अमिताभ बच्चन भी और तारक अजीज साहब, जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की आवाज़ दी है, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी आवाज़ ने उनका बहुत साथ दिया है। मैं घर में भी अगर फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, जब फ़ोन ऑफ हो जाए, तुम आराम से बात नहीं कर सकते? मैंने कहा भाई हम लोग फिल्मी लोग हैं, आदत पड़ गई। स्टूडियो में भी सिर्फ 2 बंदे साथ बैठे होंगे, इतनी ज़ोर से बोलने को वो वहाँ वाला बंदा भी सुन रहा होता है। चलिए जी गुल्लू भाई, मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। आपका माशाल्लाह टेक्निकल बैकअप अच्छा है, सेटअप अच्छा है, और आपने बड़ी अच्छी बातें की, खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर।